हमारे पास है ये योगर्ट और इसमें खूब सारे हैं किशमिश। दूसरा है यहाँ पे ओवरनाइट ओट्स और इसमें भी है किशमिश। इसमें डलेगा टोटल 1 स्कूप वे प्रोटीन। अरे यार भाई गिरे ना, गिरना नहीं। आधा इसमें गिरेगा। अरे शिट, ये रुक जाओ, यहाँ से खोद के आधा उसमें डालता हूँ। मिशन सक्सेसफुल। और आधा इसमें गिरेगा। ये कोई कंजूसी नहीं है, मुझे इतना ही प्रोटीन चाहिए अभी खाने को। गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड टू गेट 60-70 रुपए का डिस्काउंट। आपके लिए छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। दैट्स शिवम डी एज इट इज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलो अब इसको खाते हैं, चलते हैं पहले वर्कआउट की ओर। और क्या कर रहे हो, उठो आप भी और जाओ जिम। सो आई वाज डूइंग हाइपर एक्सटेंशन इन माय यस्टरडेज व्लॉग। और एक भाई पूछ रहा था ये किस मसल को टारगेट करता है। हाइपर एक्सटेंशन इज अ गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ डेडलिफ्ट। रोमेनियन डेडलिफ्ट की जगह आप हाइपर एक्सटेंशन ले सकते हो। जैसे जैसे आपकी लोअर बैक स्ट्रांग हो, आप फिर शिफ्ट हो सकते हो डेडलिफ्ट पे। और चाहो तो नहीं भी हो सकते हो, हाइपर एक्सटेंशन में ही हाथ में वेट लेके यू कैन डू हाइपर एक्सटेंशन। इट इज गुड फॉर योर ग्लूट्स एंड लोअर बैक। हैमस्ट्रिंग पे भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। पीयूष भाई बोल रहे हैं कि लिमिटेड वेट्स है मेरे पास, उससे मसल बिल्डिंग पॉसिबल है क्या? तो यस, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, पर इवेंचुअली आपको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक हाथ में आपके पेंसिल है और एक हाथ में आपके डंबल है। पेंसिल से अब आप 500 रेप भी ले लो, उतना रेजिस्टेंस आपके बाइसेप्स पे क्रिएट नहीं होगा जितना 7.5 या 10 किलो के डंबल से 30 रेप में क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक हद के बाद आपको वेट और चाहिए रहेंगे। अभी एक भाई का सवाल है कि हमको ट्रेडिशनल बल्किंग करनी चाहिए या फिर लीन बल्किंग करनी चाहिए। ट्रेडिशनल बल्किंग से भाई का मतलब ये था खूब सारा खा के मोटे हो जाओ और उसके बाद फैट लॉस कर लो तो मसल की विजिबिलिटी आ जाएगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो ट्रेडिशनल बल्किंग थी ना, वो भी लीन बल्किंग ही थी। ठीक है, बॉडी बिल्डर्स को कभी देखा है उल्टा सीधा खाते हुए, बहुत सारा जंक फूड खाते हुए? और अगर खा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। और बॉडी बिल्डर्स को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो जंक फूड खा के भी अपना कैलोरी इनटेक पूरा कर लें, क्योंकि वो इनहैंस्ड रहते हैं, उनकी बॉडी में वो ड्रग यूज करते हैं जिस वजह से वो ज्यादा मात्रा में कैलोरी बर्न कर पाते हैं। लेकिन आप और हमारे जैसे लोगों की बैंड बच जाएगी, बहुत ज्यादा फैट आप इंक्रीज कर लोगे। तो लीन बल्किंग, क्लीन ईटिंग एंड धीरे धीरे जो प्रोग्रेस दिखती है वही सस्टेनेबल होती है। एक भाई कह रहा है स्ट्रेच मार्क्स कैसे अवॉइड करें, वर्कआउट के बाद या पहले क्या ऐसी स्पेशल चीज़ करें जिससे स्ट्रेच मार्क्स आपके ना आए या फिर हो तो हट जाएं, उसके लिए क्या? स्ट्रेच मार्क्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये आते हैं, सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं। इवन जो इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर हैं उनके तो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि जो स्किन है ना, वो मसल्स, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, जैसे जैसे स्किन के नीचे मसल होता है, जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं हमारे मसल्स बड़े होते हैं, तो अकॉर्डिंगली स्किन जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिस वजह से स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। अब इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हो? बच ही नहीं सकते हो। आपको बॉडी बनानी है तो स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे। को ट्रॉफी की तरह कैरी करो प्राउडली एकदम कि हाँ भाई मैं ट्रेन करता हूँ इसलिए ये स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये जख्म है जो हमको ट्रेनिंग के दौरान मिले हैं। भाई कहाँ है तेरा? वेयर इज योर ब्रदर? तो मैं ये फ्लॉसिंग कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। नी के ऊपर आएगा पट्टा जो बैंड रहेगा, नी के नीचे। ये वर्कआउट के पहले एक इफेक्टिव तरीका है अपने नी के वार्म अप के लिए। नी में यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे आपका वर्कआउट इफेक्टिव होता है। अब इसको बांध के आपको एक्सटेंशन करना है, होल्ड करना है, फिर पीछे लाना है, फिर एक्सटेंड करना है, होल्ड करना है, पीछे लाना है, 40 से 50 सेकंड के लिए। अच्छा, इसका मैं फायदा बताता हूँ। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप जब अपनी एक्सरसाइज करने जाओगे तो आपको किसी भी तरीके का अगर नी पेन हो रहा होगा तो वो नहीं होगा। इतना क्विक फिक्स है ये, और ये नी की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। नी पेन से अगर आप सफर कर रहे हो तो इसको आप ऐड कर सकते हो, जिससे नी की रिकवरी भी, नी पेन की रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। और दूसरी चीज, आपको ये पहनना चाहिए नी स्लीव। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, मेरे को लगा कांच गंदा है, ओह मेरे को लगा इसका ग्लास गंदा है, मेरा ये वाला ग्लास गंदा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी नी पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है आपको, आप नी स्लीव जरूर पहनो। अच्छी क्वालिटी की अगर लोगे तो 7-8 हज़ार की आएगी, और ऐसी सी क्वालिटी की अगर ले लोगे तो वो चलेगी भी 4-5 महीने, फिर वो ढीली हो जाती है तो वो आपको 1000-1200 की आ जाएगी। लेकिन अपनी जॉइंट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। यहाँ पे पैसा खर्च करने से पहले एक भी बार मत सोचो, बस कर दो, ठीक है? तो आपकी लॉन्जेटिविटी में जॉइंट हेल्थ अच्छी रहेगी। इसकी ये निशानी नहीं है कि आप बूढ़े हो रहे हो इसलिए आपको नी स्लीव पहननी है। नो, आप अपनी जॉइंट हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो ताकि बुढ़ापे में आपको यही जॉइंट बचा सकें, यही जॉइंट आपकी मदद कर सकें, ठीक है? क्योंकि हम जब स्क्वाट करते हैं फ्री वेट से कर रहे हो चाहे स्मिथ मशीन से, तो फोर्सेस जाती हैं जो आपके जॉइंट्स
की हेल्थ को भी बिगाड़ती हैं। तो ये नी स्लीव्स जो होते हैं, ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हमारी जॉइंट हेल्थ की लाइफ बढ़ाते हैं। मम्मी पोजिंग बता रही है, कैसे करते हैं मम्मी बताओ ना, कैसे करते हैं लोग पोजिंग स्टेज पे? करो ना एक बार, करो ना। और पैर का कैसे करते हैं, पैर का कैसे? अब आपसे सीखूंगा मैं पोजिंग। बताओ मम्मी की पोजिंग कैसी थी, सब लोग कमेंट में। हम उसको मत डालो। ये देखो यार, ऐसे डर रही है, जल्दी जल्दी तारीफ कर दो सब लोग। हाय गाइस, फाइनली जिम आ गए हैं। आज मेरे को नींद आ रही थी, लेकिन मैंने सोया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सो लेना चाहिए, बट स्टिल प्री वर्कआउट है जो हमको नींद से भगा। तो वो सब छोड़ो, मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा था वो ये है कि जो पावर स्क्वाट मैं करने जा रहा हूँ, हमारी पहली एक्सरसाइज पावर स्क्वाट है, उसके बाद फिर काफ रेजेस है। उसमें जो आपके क्वाड्स हैं वो लेंथन में ट्रेन हो रहे हैं, मतलब लेंथन पोजीशन में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेंथन में ट्रेन हो रहे हैं। और शॉर्टन के लिए लेग एक्सटेंशन अभी नी की प्रॉब्लम की वजह से हमने हटाई हुई है, जो कि आने वाले पीरियड में मैं ऐड बैक करूंगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्वाड्स को स्टिमुलस देने के लिए 2 ही एक्सरसाइज हैं, एक बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट है और एक पावर स्क्वाट है। ये 2 एक्सरसाइज के साथ अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं वेरिएशन की, कि कितनी वेरिएशन होनी चाहिए किसी भी मसल को इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए। तो बात हो रही थी वेरिएशन की, वेरिएशन कितनी लेनी चाहिए डिपेंड करता है, और डिपेंड किस पे करता है कि आपका वो जो ग्रुप ऑफ मसल है वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसमें स्टिमुलस कितना। वैसे एक सिंगल वेरिएशन में भी आप पूरा का पूरा स्टिमुलस दे सकते हो, एकदम उसको नियर फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो, हाइपरट्रॉफी अटेन कर सकते हो, लेकिन तब भी 2 वेरिएशन मिनिमम एक मसल को चाहिए रहे। जैसे क्वाड मसल है, जैसे अभी मैंने बोला कि यहाँ पे मैं लेंथन में ट्रेन कर रहा हूँ, इसका शॉर्टन में भी ट्रेन होना ज़रूरी है, ठीक है, पर अभी कर इसमें नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मेरे नी के लिए उतना ऑप्टिमल नहीं है। तो जैसे क्वाड मसल है उसमें 2 वेरिएशन चाहिए होता है। जैसे पेक मसल है आपका, वहाँ पे आपको मिनिमम 3 वेरिएशन लगते हैं। अपर चेस्ट, अपर पेक फाइबर को ट्रेन करने के लिए अलग, मिडल के लिए अलग, और लोअर पेक फाइबर को ट्रेन करने के लिए आप हाई टू लो केबल क्रॉसओवर ले सकते हो। वैसे फ्लैट बेंच में भी आपके जो मिडल और लोअर पेक फाइबर है वो अच्छे लेवल पे बायस हो जाते हैं, मतलब ट्रेन हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। इन जनरल अगर मैं कोई रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो 2 वेरिएशन मिनिमम तो आप लो ही हर मसल ग्रुप के लिए। चल चालू करते हैं भाई। अब पहला वार्म अप सेट है, सही वेट है, प्री वर्कआउट की डकारें आ रही है, जो ब्रेकफास्ट किया था वो तो डाइजेस्ट हो गया। अभी इसको मेन सेट ही मानते हैं, वार्म अप सेट ले लिया है, मेन सेट है ये खाली 80 किलो। मुझे ऐसा लगता है ये एक्सरसाइज ना फ्रंट स्क्वाट का सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे कोर का एंगेजमेंट बहुत अच्छा तगड़ा होता है, जैसे फ्रंट स्क्वाट में भी आपका कोर का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। पता नहीं किसका सब्स्टिट्यूट है, पर सही है। अपर एंगल नहीं चाहिए, मशीन वेट का फायदा यही है, स्टेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से आप कुछ कर नहीं सकते हो, मसल से ही आपको पुश करना पड़ेगा। लिगामेंट्स का काम गया, दूसरे मसल्स का काम गया, जिसके लिए ट्रेन कर रहे हो तो वही ही एंगेज होता है। ये एक अच्छी बात है। अब ये चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम हमने 4 to 5 सेट लिए थे, तब इस वेट पे पहुंच। आज दूसरे सेट में क्योंकि थोड़ा सा लिमिट पुश करना है। लास्ट टाइम जो वेट हमने लिफ्ट किया था उससे 2-2.5 किलो ऊपर आज सेम रेप में ट्रेन करेंगे। हम लास्ट टाइम कितना था देखना पड़ेगा। सो वी डिड 12 रेप्स फॉर 12 रेप। पिछली बार 10 लिए थे और इस बार 12। प्रोग्रेशन है। पिछली बार गलती ये हुई थी कि सीधे ही इस पे सीधे ही 15 किलो बढ़ा लिया था। इस बार नहीं, मुझे याद है अभी भी। इस बार क्या करेंगे, 10 किलो इंक्रीज करेंगे और टारगेट रखेंगे 8 रेप्स का। देखते हैं आती है कि नहीं। जो तेरे 10 नहीं आए या 10 से कम आए तो तू मेरा भाई नहीं है। 10 आने चाहिए, समझा? हाँ, नाक नहीं कटवाना है। पिछली बार तूने 10 मारे थे। सांस ले, रुक, मार, ऊपर आ, सांस ले, ऐसे 1 सांस ले की लंबी,
2, इस सांस लेने को कहते हैं वल्सल्वा मैनूवर। 3, चल चल। 4, चल। 5, चल। 6, 7, नाइस। 8, चल चल। 9, एक और आएगी, अभी और आएगी। 10 आ गई तो 2 और आ जाएगी, चल। 1, नाइस। लास्ट 2, बस। थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन कम है, बाकी मेरे जितना ही मारा है तूने। नाइस। 8 reps, 8 reps। अब 2.5 का इंक्रीमेंट होगा और प्रॉपर रेप के साथ 6 रेप, प्रॉपर रेंज के साथ 6 रेप। चालू कर दे। चालू। तो जो 6th रेप थी उसमें आई वाज फीलिंग लाइक गिविंग अप, लेकिन वैसे गिव अप कर भी देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये मशीन है, इसका सबसे अच्छी बात ये है कि नीचे लॉक है। फेलियर आ गया आप एकदम ही नीचे बैठ जाओ और वो मशीन उसको बैलेंस कर लेगी। वहाँ पे हुक है, एक हुक तो हाथ से करने वाला है, एक हुक नीचे वाला है। तो आप मशीन वेट पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मशीन आपका रिस्क से होने वाली इंजरी का जो फैक्टर है उसको रिड्यूस कर देती है। सेफ्टी मैकेनिज्म इसका बहुत स्ट्रांग रहता है। हमारे जो काफ मसल होते हैं उसके गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस। तो जो गैस्ट्रोनीमियस है, जब आप सीटेड काफ रेजेस करते हो तो वो उतने अच्छे से ट्रेन नहीं होते हैं, वहाँ पे उतना वो फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। सोलियस वहाँ पे ज़्यादा काम करता है, दूसरा पार्ट। लेकिन जब आप स्टैंडिंग काफ रेजेस करते हो तो ये दोनों ही अच्छे तरीके से बायस होते हैं, दोनों ही अच्छे तरीके से ट्रेन होते हैं। तो अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है ट्रेनिंग करने का, लाइक मेरे जैसा, तो आप सीटेड काफ रेजेस, स्टैंडिंग काफ रेजेस दोनों ऐड करो। और समय अगर कम है तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग काफ रेजेस में फेलियर तक जाओ, 2 से 3 सेट में। ले भाई। अब आज सुबह ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये हाइपर एक्सटेंशन कौन सी मसल को टारगेट करता है, मैंने आंसर कर दिया था। और लोड कैसे उसमें इंक्रीज करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। आप हाथ में पकड़ सकते हो कोई चीज़, प्लेट पकड़ सकते हो या फिर डंबल पकड़ सकते हो। उसके बाद एक लेवल ऐसा आ जाएगा आपका कि जब इस पे अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी मसल्स की, कि आपको लगेगा यार ये 50 किलो के डंबल में भी बहुत ईजिली हो रहा है। उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हो किस पे, रोमेनियन डेडलिफ्ट, ठीक है, या फिर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट पे। लेकिन तब भी अगर नहीं होना है शिफ्ट, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ रेप को इंक्रीज करके प्रोग्रेशन में ट्रेन कर सकते हो। ये भी एक काफी इफेक्टिव तरीका है कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करने का। तो आज हम वही करेंगे। मेरा ऐसा कोई लिमिट आया नहीं अभी कि 50 किलो से के डंबल को मैं सरपास कर चुका हूँ, बहुत हल्का लगने लगा है। नहीं, मैं ईमानदारी से बताऊंगा, मेरे ग्लूट्स और मेरा लोअर बैक कमजोर है। अब 2 तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ, या तो डेडलिफ्ट लाइट वेट से मैं करूँ या फिर इस पे। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे ये हाइपर एक्सटेंशन ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस पे करूंगा। अब हाइपर एक्सटेंशन ज्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डेडलिफ्ट नहीं आती है फिर मैंने डेडलिफ्ट करी नहीं है। पहले एपिसोड्स आप मेरे देखोगे तो उसमें मैं डेडलिफ्ट भी कर रहा हूँ, मेरी डेडलिफ्ट भी अच्छी खासी
इजी, मतलब 130-140 किलो से मेरे 5 to 6 रेप्स ऐसे आ जाते हैं। मैं एंजॉय क्या करता हूँ ज़्यादा करना, उसकी अगर लिस्ट निकाली जाए तो मैं हाइपर एक्सटेंशन को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 15-16 रेप रेंज में जा रहा हूँ ना, तो मेरे को वो सेम डेडलिफ्ट वाला इफेक्ट यहाँ पे दिखता है। अच्छा खासा स्टिमुलस आता है, उतने ही नहीं बनता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। पर देखो आने वाले समय में शायद मैं प्रोग्राम में डेडलिफ्ट वापस से ऐड करूँ, लेट्स सी। हाँ, 17 रह पाए ना। थोड़ा सा पानी पी के 2 मिनट का रेस्ट लेके 40 kg से लेंगे। बेटा ले आओ जरा 45 का भी। अभी मैं 40 किलो से लूँगा, और ये जो 40 किलो है इसमें लास्ट टाइम मैंने देखा था कि 15th रेप में मेरा फेलियर आ गया था, मुझे रखना पड़ गया था। वो एक ऐसा रेप रेंज हो जाता है, हायर रेप रेंज में आता है। पहली बात तो 15 रेप तक जा रहे हो आप, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जहाँ पे वो एक ऐसा रेप है जहाँ पे आप फेलियर एक्सपीरियंस करते हो, और वहाँ पे पुश करना इज अ टास्क, बहुत टफ चीज़ हो जाती है। वहाँ पे आपने 3 रेप और पुश कर दिए, आपने लास्ट टाइम जितना वेट लिया था उससे ज़्यादा 3 रेप और पुश कर दिए। जैसे मैंने लास्ट 40 लिया था, 15 पे फेलियर आ गया था। आज अगर मैं 15, 16, 17, 18 तक चले जाता हूँ, या 2 भी पुश कर लेता हूँ, या 1 भी पुश कर लेता हूँ ज़्यादा, दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेशन। यही करना है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आ गए, नाइस सेट। तो अभी नेक्स्ट सेट जो होगा वो होगा 45 kg से, और उसमें एग्जैक्ट 15 भी आ गए तो बहुत बड़ी बात। अभी बहुत सारे लोगों को इससे पिछले वाली क्लिप में ऐसा लगेगा कि रेंज ऑफ मोशन तो बस इतनी है, इसमें क्या पूरा रेंज लो नीचे तक जाओ, तो इट वेरीज। मैंने पहले भी बोला है कि रेंज ऑफ मोशन मायने नहीं रखती है उतना जितना हमने उसको हाइप दे रखी है। अक्सर हैवी वेट में आपकी रेंज अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आपके मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको एंड रेंज में जाके एक्सप्लोर कर सकें। तो इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल यू आर बिल्डिंग मसल्स। तो ये रेंज ऑफ मोशन वाली जो बात है, ये थोड़ा सा ऐसा मिथ सा फैल गया है, ऐसे लोगों के दिमाग में जम गई है कि रेंज ऑफ मोशन नहीं आई तो व्यर्थ है एक्सरसाइज। नहीं, उस रेंज में, जिस रेंज में वो ट्रेन कर रहा है, कम रेंज में अगर वो ट्रेन कर रहा है, मतलब उस कम रेंज में ही उसका मसल स्ट्रांग है, जो कि ओवर द पीरियड बढ़ जाएगी। ये बाहर के जितने भी एथलीट्स हैं ना, जैसे लैरी वील जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, वो चीज़ समझते हैं। लैरी वील भी बहुत सारी बार आपने देखा होगा वो कम वेट में ही पुश करता है, और बहुत सारी बार ऐसा देखा होगा कि 50 किलो के डंबल से वो फुल रेंज में जा रहा है। तो हमको लगता है यार लैरी वील तो 50 किलो के डंबल से फुल रेंज में जा रहा है, तेरे को भी जाना चाहिए। तो नहीं, तेरे को भी जाने की जरूरत नहीं है उसी रेंज में, क्योंकि लैरी वील का जो फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी है, लैरी वील के जो मसल्स हैं, उस वेट के साथ 50 किलो के डंबल के साथ उस एंड रेंज में स्ट्रेंथ है मसल्स में, एंड रेंज में ट्रेन करने के लिए स्ट्रांग है। पर किसी 22-25 साल के जिम बिगिनर के लिए या 15-16 साल के जिम बिगिनर के लिए 50 किलो से एंड रेंज एक्सप्लोर करना इज नॉट पॉसिबल। तो वो ओवर द पीरियड बढ़ेगा। इसलिए जब आप, अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो लैरी वील ने 80 किलो का डंबल ले लिया या 100 किलो का डंबल ले लिया एक हाथ में, तो अकॉर्डिंगली उसकी भी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, क्योंकि लैरी वील के भी मसल एंड रेंज में 100 किलो के डंबल के साथ ट्रेन करने के लिए स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी अपने आप रेंज कम हो जाएगी, फिर वो इसी रेंज में ट्रेन करेगा। और फिर कोई ने कमेंट कर दिया अगर कि भाई लैरी वील अपनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाओ यार, तो फिर लोग उसके ऊपर चढ़ जाएंगे कि अबे ओए वेट देख रहा है लैरी वील के हाथ में कितना है, 100 किलो का डंबल है, तू कर लेना एंड रेंज में। अरे ये क्या हिपोक्रेसी है। तो बस ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, रेंज ऑफ मोशन वेट टू वेट, लोड टू लोड वेरी करता है। चलो अब अपन अपनी रेंज में लिफ्ट करें इसको। एक और
भुला लोगे। हाँ, वेट भले ही हल्का क्यों ना हो, हल्का मतलब मॉडरेट, 20 के ऊपर जाते हो ना तो वहां असली आपका चैलेंज पता चलता है। वहां असली आपको पता चलता है कि क्या कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ है आपकी, क्या मसल एंड्योरेंस है। हो, हाँ, रशियन ट्विस्ट। तो हमारा जो एब मसल होता है, जो हमारे एब्स हैं, उसका फंक्शन क्या है? स्पाइनल फ्लेक्शन, लैटरल स्पाइनल फ्लेक्शन एंड स्पाइनल रोटेशन। तो इस पे बेसिकली स्पाइनल फ्लेक्शन हो रहा है। जो उसका फंक्शन है उसी में लोड इंट्रोड्यूस करो और एब्स बिल्ड करो। अब देखो, हम नीचे झुक रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, हमारा कोर एंगेज हो रहा है। ओवरवेट लोगों के साथ यही होता है, उनको प्रॉब्लम आती है ऐसे झुक के, फिर उनको जगह जगह से पकड़ना पड़ता है और उठना पड़ता है। जो 130-140 किलो उनकी बात करो, जो लीन है उनका ये मजबूत रहता है एज कम्पेयर टू देम। तो इसकी स्ट्रेंथनिंग क्या हो रही है? स्पाइनल फ्लेक्शन हो रहा है, एब्स एंगेज हो रहे हैं, स्पाइनल फ्लेक्शन हो रहा है। इस मशीन में भी बस लोड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो उसका मूवमेंट है उसी में लोड इंट्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स आ रहा है, स्पाइनल फ्लेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? अब दूसरा फंक्शन क्या है? लैटरल स्पाइनल फ्लेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रशियन ट्विस्ट में ये पार्ट कवर हो जाता है। और स्पाइनल रोटेशन जब हम करते हैं रशियन ट्विस्ट में, या फिर कोई भी दूसरी मूवमेंट आपके जिम में हो सकती है, उसमें भी लोड इंट्रोड्यूस करके एब्स की ट्रेनिंग कर। दैट्स इट। वही नाम है, वही उसकी एक्सरसाइज है।
तो यहाँ पे हमारा वर्कआउट खत्म होता है। आज का जो हाईलाइट था वो ना ही हमारी पेंडुलम पावर स्क्वाट था, वो ना ही हमारी हाइपर एक्सटेंशन थी, वो ना ही बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट था, वो था स्लेज पुश। स्लेज पुश ने आज जान निकाल दी। स्लेज पुश में आपके ग्लूट्स, आपके हैम्स, आपके क्वाड्स, सब कुछ ओवरऑल, इवन आपके काफ मसल भी इंगेज हो जाते हैं, सब पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो स्लेज पुश ने आज पूरी जान निकाल दी है, क्योंकि पिछली 2 बार से जो वेट हमने लिया था उसको भी आज हमने सरपास कर दिया। उसमें आज हमने स्लेज पुश में शायद 180 किलो के आसपास, शायद मुझे काउंट करना पड़ेगा एक बार, इसके आसपास लिया है। तो ये एक काफी अच्छा स्टिमुलस दे रहा है। क्वाड्स काफी ज्यादा सो रहे हैं और अभी से भन भना से रहे हैं, जिसकी रिकवरी होगी न्यूट्रिशन से, सही स्लीप से और एसेंशियल सप्लीमेंट। बाकी आप लोग सवाल पूछो कमेंट में, मैं हर बार उसको रिप्लाई करूंगा। आपका नंबर नहीं आ पाता है, कभी जब भी रिप्लाई अगर नहीं कर पाता हूँ तो अपने टर्न के लिए इंतजार करो, नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर से कमेंट में वो सवाल पूछ लो, ठीक है। जैसे ही मैं देखूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। एक व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, मैं ये भी मेक श्योर करता हूँ, नहीं तो मैं अगर बनाने पे आ गया तो 3-3 घंटे के व्लॉग बनेंगे, इतनी ज्यादा डिटेलिंग में फिर मैं आंसर करने लग जाता हूँ। इसीलिए 2 से 3 सवाल मैं चुनता हूँ। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। ध्यान रखो, वर्कआउट करो, अच्छा खाओ, बाय बाय। कभी कभी मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि समय पे खाना मिल रहा है, समय पे सो पा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ, छोटा भाई स्वस्थ है। इससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बस उतना पैसा रहे मेरे पास जितने में ये चीज को हम एंजॉय कर सके लाइफ टाइम। खूब सारा नहीं और बहुत कम भी नहीं, इतना कम भी नहीं कि जो जरूरत की चीजें हैं वो भी नहीं आ पा रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हैं, ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। क्योंकि जिनके पास ये नहीं है ना, ये परिवार और खूब सारा पैसा है, वो उस पैसे से वो परिवार वापस से नहीं बिल्ड कर सकते हैं। जिनके पास उनके माँ बाप नहीं है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, गुजर गए हैं, वो पैसे दे के उनको वापस नहीं ला सकते हैं, भले ही कितना पैसा हो। तो आप अपना प्रेजेंट एंजॉय करना सीखो। इस साल के मैं खैर रेजोल्यूशन की बात कर रहा था, मैं ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाता हूँ, क्योंकि हर दिन मेरा नए साल जैसा होता है। हर दिन मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाऊं तो मुझे नींद अच्छी है कि हाँ आज मैंने मेहनत करी है। हर दिन मैं ये चीज़ करता हूँ। और इस चीज़ की इंस्पिरेशन, इस चीज़ का मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलता है पता है? मेरे माता पिता से। मेरी मम्मी मेरे से पहले उठ के वॉक करके जाके आ जाती है। मेरे पापा रोज वर्कआउट करते हैं और कितने बजे उठते हैं? सुबह 3 बजे, 3 से 6 बजे, ठीक है। यहाँ नहीं है, वो होशंगाबाद में। तो इनसे मिलता है। कभी भी मैं डिमोटिवेटेड होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तेरी तो कुछ उम्र नहीं है, इन लोगों को देख, तेरे से डबल उम्र के हैं और ये मेहनत कर रहे हैं। इनको इनका काम पता है, ये कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंट है। तो हम कौन होते हैं यार? हम तो बहुत छोटे हैं इनसे, अपने माँ बाप से। और ट्रस्ट मी, मैं अपने आप को आज से 30 साल बाद अगर कहीं देखना चाहूंगा तो पता है कहाँ देखना चाहूंगा? मेरे मम्मी पापा जितने हेल्दी अभी है ना, मैं भी भगवान करे 30 साल बाद उतना हेल्दी रह सकूं। उनकी एज में आके मैं भगवान से यही चाहूंगा कि मैं उतना हेल्दी रहूं। तो ये था मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया। आप लोगों के भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलना चाहिए? अपने माता पिता के पास से। इससे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में कोई ना होना चाहिए, ना हुआ है, ना आने वाले समय में होगा। तो बस उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं को भगवान मानो और उनसे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते रहो।